तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। आज फिर आपका अपने चैनल विप गियर क्लासेस में एक बार हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आप जैसे जानते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। आज हम अपने थर्ड वीडियो यानी थर्ड लेक्चर पे बढ़ेंगे। 2 लेक्चर पीछे हमने किए जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप उसको पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चले भाई, मैं विकी सर आज लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे उसके आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं जो हमने पीछे पढ़ा। अगर हमने पीछे पढ़ा तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं कि पिछली वीडियो में हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन की टाइप्स क्या होती है। एक स्केलेटल होती है और एक बैलेंस्ड वाली होती है, यानी अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। तो देखिए भाई, अगर आज का लेक्चर शुरू करेंगे तो इसी सवाल से करेंगे कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हैं और भाई वो केमिकल इक्वेशन स्केलेटल है, अनबैलेंस्ड है, तो उसको अनबैलेंस्ड ही रहने दो। क्यों उसमें ज्यादा हस्तक्षेप करना है? क्यों उसको बैलेंस करना है? रहने दो भाई, काम आसान होता है। आपने बोला एक इक्वेशन दी, वर्ड इक्वेशन जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने लिख दिया Zn प्लस HCl। तो क्यों उसके अंदर हम ऐसे करी जा रहे हैं कि भाई 2-3 नंबर लगाओ, 4 लगाओ, उसको बैलेंस करो। देखिए बेटा, हर एक साइंस का जो सिस्टम है वो स्पेसिफिक लॉ से चलता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिकली लॉज दिए गए हैं जिसको हम अज्यूम करके चलते हैं साइंटिस्ट द्वारा, गवर्न्ड बाय साइंटिस्ट। वैसे ही केमिस्ट्री में केमिस्ट बहुत सारे जिन्होंने कुछ लॉज दिए। आपने अपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर साइंटिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, तो उन्होंने भी कुछ लॉ अपने हिसाब से इस पे दिए। उन्होंने कहा, टॉपिक अगर आप देख रहे हो तो यही लिखा है, व्हाई देयर इज ए नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नीड फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए भाई, आपने वहां पढ़ा है कि अगर एक सिस्टम के अंदर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम 2 रिएक्टेंट को आपस में मिला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका कुछ मास होगा। तो उन दोनों को मिला के हमने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट का भी कोई मास होगा। तो भाई एक लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन शब्द बहुत खतरनाक है। कंजर्वेशन जहां लगे वहां मतलब यही होता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, होल मास ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। सिंपल भाषा में बोला जाए कि बैलेंस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमको सेटिस्फाई करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना रिएक्टेंट हमने मिलाया मास के हिसाब से उतना ही प्रोडक्ट बने। So why there is a need for balancing a chemical reaction? In order to satisfy law of conservation of mass. It means mass can neither be created nor be destroyed. The whole mass of the system remains constant. It means simple भाषा में mass of reactant is always equal to mass of product. बात समझ लगी? चलो भाई, इसको और डीप थोड़ा अगर समझना अच्छे से और तो इसको समझाते हैं। देखें क्या बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा गौर फरमाइए। मानो मैं एक जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूं, कल वाली लिख देते हैं जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये हमें जब दोनों रिएक्टेंट मिलते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना बेटा? ये हमने इक्वेशन लिखी। अच्छा, इसकी रिएक्शन लिखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले।
सिंबल डालें मैग्नीशियम का तो Mg, ऑक्सीजन का डालेंगे तो O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो MgO। फॉर्मूले में आप परेशानी नहीं आनी चाहिए। अच्छा भाई, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, है ना। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास रहता है 12, लेकिन हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन और न्यूक्लियन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उससे बनता है एटॉमिक मास। तो हम आपको जनरल बता देते हैं, इसका एटॉमिक मास होता है लगभग 24। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो 2 × 16। यहां पर बात करें तो मैग्नीशियम का भी बताया 24, और साथ में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, एक ही मॉलिक्यूल है, तो मैंने अभी बताया कितना होता है 16। तो अगर देखा जाए 24, 16 × 2 32, और 24 और 16 कितने हो गए? 6 और 4 10 और 40। इनको प्लस करो, 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी 56। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हमने रिएक्टेंट टोटल 56 मास का मिला है, ग्राम लिख लो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना MgO वो 40 ग्राम का बना। बराबर होना चाहिए। तो बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन सेटिस्फाई होगी। तो बैलेंस करने के लिए बेटा क्या किया जाएगा? आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कल, मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो इधर 1 है, तो 2 लगाएंगे तो इधर 2 लगाएंगे। ये तो 2 लगाने से अभी सिखाऊंगा, अगला टॉपिक ही हमारे पास यही है कि बैलेंस कैसे करते हैं। इधर 2 लगाने से मैग्नीशियम को 2 मिला और ऑक्सीजन को भी 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम 2 है तो रिएक्टेंट में कितने हैं? 1, तो इसके पीछे भी लगा दो 2। अब क्या फर्क आएगा देखें, अगर हमने ये स्टेप किया तो मैं ये आपको एरो दे रहा हूं यहां, ऐसा करने से 2 × 24 प्लस इसको किया था तो 32, और इधर 2 लगाने से ये टोटल कितना आया था? 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 × 2 48 प्लस 32, और 40 × 2 80। इसको प्लस करूंगा तो 8 और 2 10, 5 और 3 8, इधर भी 80 और इधर भी 80, बराबर हो गए ना बराबर। तभी हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें क्या करना पड़ता है? सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है बेटा, यू गेट माई पॉइंट? क्लियर होगी बात? चले भाई, अब हम यही सीखेंगे कि हम अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले केमिकल रिएक्शन को जब लिखते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का मतलब हो गया कि अगर कोई बंदा उसको पढ़े तो उसमें सारी जानकारी हो, पता लग जाए, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन से भरी हुई। कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने यहां लिख के बताया, इन ऑर्डर टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव वी हैव टू राइट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस का मतलब बेटा आपको पता है, जितने भी एलिमेंट या फॉर्मूले बन रहे हैं ये मैटर की फॉर्म में है, तो उनमें से कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, तो कोई गैस होगा। अगर कोई एलिमेंट सॉलिड होगा तो उसके आगे ब्रैकेट में हम स्मॉल s लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसके आगे स्मॉल l लिखेंगे, और अगर गैसीज फॉर्म में होगा तो उसके आगे ब्रैकेट में स्मॉल g लिखेंगे। जैसे एक चीज और, अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, है ना। जैसे नींबू पानी बन गया, वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर कोई सॉल्यूशन की बात करें आगे हम समझेंगे।
सॉल्यूशन को हम लोग केमिस्ट्री के शब्द में एक्वस बोलते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लगाया जाता है कोई सॉल्यूशन हो तो AQ। एग्जाम्पल की तौर में बात करें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, Zn मीन्स जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 साथ में हाइड्रोजन। अब बेटा जिंक सॉलिड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में S लिखूंगा, एक्वस फॉर्म में होता है एसिड तो AQ लिखूंगा, ये भी एक सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा तो AQ लिखूंगा, और ये गैसीज फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, इसके आगे G लिखूंगा। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि इसकी स्टेट कैसी कैसी। जैसे और कोई एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैग्नीशियम वही ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा मैग्नीशियम एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ऑक्सीजन गैसीज फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिकली, अगर आप मैग्नीशियम को जलाओ तो उस पर ब्लैक लेयर बन जाती है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेट मेंशन कर सकते हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा, बाय राइटिंग, ये एरो ऊपर की तरफ मैंने दी है, ऑन एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी है, जैसे मैं लिखता हूँ जिंक, यही ऊपर वाली, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस बेटा इवॉल्व होती है, यानी जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होती है, तो इसलिए उसके आगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं, एक जर्नल एरो लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एरो अगर लगा हो किसी गैस में तो वो हमें ये समझाता है कि यहाँ पर गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। क्लियर होगी बात मेरी? तो एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर शो करके बताया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए, बाय राइटिंग, थर्ड दिख रहा है आपको, बाय राइटिंग, ये नीचे की तरफ मैंने एरो शो किया है, फॉर प्रेसिपिटेट्स या प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, ये एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, यानी इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं, देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी आपने कोई एक एक्वस सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुए, किसी सॉल्यूशन के अंदर, थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए, नीचे बैठ गए ऐसे, इनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अगर जनरली किसी भी सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो उसके नीचे हम एक एरो को शो करते हैं। क्या करते हैं, उसके नीचे हम लोग एक एरो को शो करते हैं। जैसे इसमें कोई एग्जांपल मैं आपको दे दूं, वो भी कामयाब रहेगी। देखो, जैसे मानो मैं लिखता हूं बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, लिख दिया यहां, मैं नीचे लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन होता है बेटा ये एक्वस, ठीक है। इसको मैं रिएक्ट कराता हूं मानो सोडियम सल्फेट से, Na2SO4, ये आ गया सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, तो इसके आगे भी मैं एक्वस लिख देता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये दोनों मिलने पे क्या बनाते हैं आपको आगे पता लगेगा कैसे मिलाना है इनको, मैं लिख देता हूं। ये तो एक बनाते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, सॉल्यूशन ही बनेगा, और साथ में बनाते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब देखें बेटा,
ये जो बेरियम सल्फेट यहां पर बनता है, इसके अंदर बेरियम के कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो इसलिए इसके नीचे हम, इसके आगे हम क्या डालते हैं, एक ऐसे एरो डालते हैं। ये एरो हमें ये समझाता है कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। बात समझ लगी मेरी? चले भाई अपनी नेक्स्ट पे चले, एक पॉइंट और समझते हैं। बाय राइटिंग द कंडीशन on which reaction takes place, बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमें जब भी कभी कोई रिएक्शन करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट को हीट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उस एरो के ऊपर एक डेल्टा, इस साइन को बोला जाता है डेल्टा। ये डेल्टा साइन हमें इंडिकेट करता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और या तो कभी कभी कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसके ऊपर कैटालिस्ट लिखना पड़ता है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं यहां समझो। कैटालिस्ट ऐसे सबस्टांस होते हैं विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। रेट का मतलब होता है स्पीड। मानो कोई केमिकल रिएक्शन होने में, कोई केमिकल रिएक्शन है वो 2-4 मिनट में होती है, चलो ठीक है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन को होने में मानो 10 दिन लग जाते हैं, तो हमें इतना दिन नहीं चाहिए, तो हम उसमें कुछ कैटालिस्ट डालते हैं, कुछ ऐसे सबस्टांस डालते हैं जो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन खुद उसके साथ रिएक्ट नहीं होता, विदाउट गेट रिएक्टिंग इटसेल्फ, यानी खुद ब खुद उसके साथ रिएक्ट नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कुछ कैटालिस्ट होते हैं हमारे पास, जैसे क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, और भी होते हैं पैलाडियम, यहां लिख देता हूं पैलाडियम Pd। तो उन एरो के ऊपर हम ये साइन लिख देते हैं, समझ गए? अगर हीट करना हो तो हीट का सिंबल डाल देते हैं, ट्राइंगल सा, उसको डेल्टा बोलते हैं, या कैटालिस्ट हो तो वो कैटालिस्ट लिख देते हैं। इन तरीकों से हम लोग आपकी केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? चले भाई नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, ये बहुत असमंजस बात होगी, है ना? चले भाई, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं। एक है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पहले तो ये सीखेंगे। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या है, स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग कर सकते हो। जैसे देखो, मैंने एक जर्नल एग्जांपल ली, आयरन प्लस वाटर H2O, ये दोनों मिलने पे बनाते हैं आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब पार्शियल इक्वेशन में कैसे समझे, देखे भाई, आपके पास यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट में हम लिखेंगे कितने हैं, और प्रोडक्ट में लिखेंगे उसके नंबर कितने हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट देखो, पहला एलिमेंट में आपको बताऊं, यहां पर आ जाओ, देखो क्लियर आ रहा है? एक मिनट में चेक कर लूं, हाँ जी क्लियर। चले भाई, पहला एलिमेंट अगर आप नोट करें, देखें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन ही है। ठीक है, रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, 3। ठीक है बेटा, समझ लग रही है क्या बोल रहा हूं? रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में 3। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2,
प्रोडक्ट में भी कितने हैं 2, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं 1, प्रोडक्ट में कितने O4 दिख रहा है यानी 4। हमें चाहिए कि ये सभी बराबर हो, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले देखो किसके पास नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, 4 है ऑक्सीजन के पास, तो रिएक्टेंट में कम है। आपने क्या करना होता है, जहां पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दिख रहा है उसके पीछे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 4 चाहिए तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाली इक्वेशन कैसी बन गई, देखो सेकंड, पहले क्या थी Fe प्लस वाटर H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो क्या काम किया हमने, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पीछे 4 मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ है, इसके पीछे मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया जी 4। ठीक है, इससे ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन जब इधर 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हाइड्रोजन को भी मिला, तो हाइड्रोजन नीचे 2 है और ये 4, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 4 2 ज़ा 8। अब अगर मैं नेक्स्ट बनाऊं तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में आयरन अभी एक ही है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, सॉरी ये 8 हो गया अब, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए। लेकिन प्रोडक्ट की बात करें तो आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 है, ये तो बैलेंस हो गए। लेकिन किसको समस्या पड़ गई, दोनों को। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ कितने हैं 2, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट में अब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जहाँ हाइड्रोजन होंगे तो 8 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं 4। चलो भाई इक्वेशन बना लेते हैं, आयरन प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब मैंने इधर क्या किया 4 लगाया, इधर 4 लगाने से हाइड्रोजन अब कितने हो गए 8 हो गए। चलो भाई फिर लिख लो, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आयरन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन। आयरन तो अभी भी रिएक्टेंट में एक ही है, प्रोडक्ट में 3 है, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गए, प्रोडक्ट में भी 8 हो गए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 हो गए, प्रोडक्ट में भी 4 है। ये और ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर हो गए ना। क्या रह गया, आयरन प्रोडक्ट में 3, रिएक्टेंट में 1, तो 1 जहां पर है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी यहां पर 3 लगाओ, रिएक्शन पूरी कंप्लीट। 3 इधर लगा दो, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। सारे बैलेंस हो गए। आयरन कितने हो गए 3, इधर भी कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 ज़ा 8, इधर 4 2 ज़ा इधर भी 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 इधर है तो 4 और 4 इधर है तो 4, यानी ये सभी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन जो हमने लिखी ये बैलेंस्ड हो गई है। तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बताया, दैट इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। लेकिन वही इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर रिएक्शन को बैलेंस करें। इसलिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल होता है तुक्का लगाना। तुक्का मतलब जैसे देखो यही रिएक्शन लिखता हूं, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहीं पे बैलेंस करेंगे। हमने देखना नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास ज्यादा है, आयरन के पास, प्रोडक्ट में 3, यहां पर 1। चलो यहाँ ऑक्सीजन देखो, आपकी मर्जी, आयरन करना तो आयरन। अब इधर 3, चलो पहले ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने 1, तो हम 4 लिखेंगे। यहाँ 4 लगाने से अब देख लेना, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो हमें अब आ जाना है प्रोडक्ट में। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, 8 करने के लिए फिर इधर नंबर लगाएंगे 4, तो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, है ना। अब क्या बचा, आयरन कितने 3, तो यहाँ पर कितने हैं 1, तो 3 लगाओ, होगी कंप्लीट। एक ही स्टेप में इक्वेशन को हमने क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ लग रही है मेरी।
एक ही स्टेप में बैलेंस करोगे तो बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये था बेटा आज का सिस्टम, हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें यानी बेल बटन जो होता है, एंड प्लस चैनल को, इन वीडियोस को आगे शेयर करना ना भूलें। तो अच्छे से जी जान से पढ़े। तब तक मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।